आप सभी छात्रों का फिजिक्स के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन की, कि इमेज किस तरीके से फॉर्म होती है और किस तरीके से बनती है। तो हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि लेंस, पतले लेंस की बात करेंगे कि थिन लेंस में किस तरीके से इमेज फॉर्मेशन होता है और किस तरीके से इमेज बनती है। तो यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग ज़्यादा करेंगे और कॉनकेव लेंस को हम लोग समझेंगे, क्योंकि दोनों में थोड़ी भिन्नता होती है। इसमें दो फोकस होते हैं, F1 और F2 होते हैं। इस तरीके से इमेज बनती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए आज का टॉपिक अब स्टार्ट हो गया है कि इसमें हमें बस ये पढ़ना है कि पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम क्या क्या होते हैं। पतले लेंस से किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, उसके क्या क्या नियम हैं। तो हम लोग पहला नियम क्या है, लेंस की अक्ष के समांतर आपतित किरण लेंस से परावर्तित होकर द्वितीयक फोकस से गुजरती है। ठीक है, द्वितीयक फोकस से गुजरती है, द्वितीयक फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। यानी उत्तल लेंस में द्वितीयक फोकस से गुजरती है, और अगर अवतल लेंस है तो उसमें द्वितीयक फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। इस डायरेक्शन में ही आती हुई प्रतीत होती है। इसमें क्या होती है कि इमेज फॉर्मेशन उत्तल लेंस में इस साइड में बनता है, वो भी उल्टी डायरेक्शन, उल्टा बनता है प्रतिबिंब। ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा है, इसके दूसरी क्या है, नियम क्या है, लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली किरण अपवर्तित होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यानी हम जो कहते हैं कि लेंस के प्रथम फोकस से गुजरने वाली है, अगर ये प्रथम फोकस है यहाँ पर, तो यहाँ से जो गुजरने वाली किरण है सीधे जाएगी और यहाँ से लेंस से अपवर्तित होने के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और तीसरा इसमें नियम क्या है, तीसरा नियम इनका ये है कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। यानी ये अगर लेंस है तो इसके प्रकाशित केंद्र से, अगर प्रकाशिक केंद्र ये है, मध्य बिंदु इसका ये प्रकाशिक केंद्र है, यहाँ से अगर कोई किरण निकलेगी वह बिना विचलित हुए सीधे के सीधे निकल जाती है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है। ठीक है, ना तो अपवर्तन की कोई घटना के कारण वो विचलित होती है। चौथा नियम यह है, वह आपतित किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर ना हों परंतु परस्पर समांतर हैं। अगर मान लिया जाए कि बहुत सारी किरणें यहाँ से इस तरीके से जा रही हैं जो परस्पर समांतर हैं, और मुख्य लेंस से टकराने के बाद में वह इमेज का फॉर्मेशन आगे चल के करती हैं। और परस्पर समांतर हैं तो लेंस से अपवर्तित होकर लेंस के फोकस तल में इससे किसी बिंदु पर मिलती हैं। बहुत सारे आगे जो बिंदु हैं अपवर्तित होने के बाद में किसी बिंदु पर, फोकस बिंदु पर आपके मिल जाती हैं। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि किस तरीके से इमेज का फॉर्मेशन यहाँ पर हमारा दिखाया गया है। चलिए ये प्रथम डायग्राम आपके लिए है। तो वो डायग्राम ये है, देखिए ये दोनों समांतर किरणें हैं, यहाँ से निकल रही हैं, समांतर गुजरने के बाद में ये क्या होती हैं, प्रथम फोकस पे दोनों आगे जाके मिलती हैं, वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन करती हैं, जो कि हमने फोर्थ लॉ बनाया है। और फर्स्ट लॉ के अनुसार जो आपका ये है कि जो भी किरण है अगर इसके समानांतर, ठीक है, फोकस से इसके अगर मान लिया जाए मुख्य अक्ष के समांतर है, ये आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, आफ्टर अपवर्तन के द्वितीयक फोकस से गुजरती है। ये बात हो गई। तीसरी बात यह है कि जो हमने बताया था प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली किरण बिना अपवर्तित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये किरणें जहाँ पर एक दूसरे को काटती हैं वहीं पर जो है आपका प्रतिबिंब बनता है। अगर मान लिया जाए जो किरण प्रथम फोकस से होकर गुजरती है आफ्टर अपवर्तन के टकराने, अपवर्तित होकर लेंस से, यह प्रथम मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, तो ये भी यहीं पर मिलेगी और आपका इमेज का फॉर्मेशन होगा। चलिए अब हम 3D डायग्राम में एक प्रकार से इमेज का आपका फॉर्मेशन दिखाता हूँ किस तरीके से होता है। अब आपको बता रहे हैं कि इस 3D डायग्राम से देखिए, तो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये अगर ये एक समांतर मुख्य अक्ष के समांतर किरण है, वो जाने के बाद द्वितीयक फोकस से गुजरती है, और जो प्रकाशिक केंद्र से सीधी निकल जाती है वह
आपकी जो है विदाउट डेविएशन के ये सीधी निकलती हुई चली जा रही है। और ये जो है अगर प्रथम फोकस से जा रही है तो वह इधर पैरेलल हो जाती है मुख्य अक्ष के। ये तीनों किरणें जहाँ पर काटती हैं इमेज का फॉर्मेशन आपका बनता है उसी बिंदु पर। जैसे कि आपको दोनों के तीनों किरणें इस तरीके से स्पष्ट रूप से इस इमेज में दिख रही होंगी। ये इस पॉइंट पर काटती हैं, वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होता है। तो आपने ये समझ लिया कि ये इस तरीके से मैंने एक डायग्राम बनाया फिलहाल, तो उस तरीके से मैं आपका इमेज का फॉर्मेशन दिखा दिया है कि इमेज का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। जो प्रकाशिक बिंदु P से गुजरने वाली किरण है वह सीधे सीधे निकल रही है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो इस मुख्य अक्ष के समांतर है, टकराने के बाद में द्वितीयक फोकस से निकलती है। और जो प्रथम फोकस से जाने वाली किरण है आफ्टर अपवर्तन के समांतर हो जाती है किसके, मुख्य अक्ष के। और जो प्रकाशिक केंद्र से निकलती है वह आपकी सीधे सीधे निकल जाती है। ये तीनों किरणें एक ही बिंदु पर काटती हैं जहां पर इसके इमेज का फॉर्मेशन होता है। चलिए अब आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरी डेफिनेशन हमारे पास क्या है। अब दूसरा हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन क्या है, यानी मैग्नीफिकेशन की बात होती है कि रेखीय आवर्धन, मतलब किसी चीज़ में मैग्नीफिकेशन कितनी लंबाई में वृद्धि हुई है, यानी लेंस द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई तथा उसकी स्वयं की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। यानी मान लिया जाए कि आपका कोई लेंस यहाँ पर था और आपकी वस्तु यहाँ पर रखी हुई थी। अगर इसकी इधर जो इमेज बन रही है वह इमेज इस तरीके से, आप जानते हो प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाला सीधा और इधर द्वितीय फोकस से जहाँ पर काटेंगे वहीं पर आपका इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है। जो ये अगर ऑब्जेक्ट ओ डैश है और ये आई डैश आपकी इमेज की लंबाई है, तो जो यहाँ की इमेज की लंबाई अपान ये इमेज की लंबाई आपकी जो है वही रेखीय आवर्धन कहलाता है। क्या होगा, तो रेखीय आवर्धन देखते हो जब इमेज उल्टी बनती है तो ऋणात्मक होता है रेखीय आवर्धन। यानी अगर इमेज उल्टी बनेगी यानी रिवर्ट बनेगी तो हमारा जो रेखीय आवर्धन है m वह ऋणात्मक आ जाता है। और अगर सही एक ही डायरेक्शन में बनती है, सीधी बनती है, तो m इक्वल टू द पॉजिटिव रहता है। ये चीज़ आप लोग हमेशा याद रखिएगा। तो आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं कि देख लेते हैं कि किसका रेखीय आवर्धन निकालना है। हमें उत्तल लेंस का रेखीय आवर्धन निकालना है। तो चलते हैं हम लोग रेखीय आवर्धन की बात कर लेते हैं। मान लिया जाए कि हम लोग रेखीय आवर्धन के लिए सर्वप्रथम हम इमेज फॉर्मेशन आपको दिखा लेते हैं। तो हमारे पास ये एक इमेज फॉर्मेशन इसके ड्रा कर लिया था, उसको आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहीं पर हम रेखीय आवर्धन की बात करेंगे। तो मान लिया जाए कि त्रिभुज ओ डैश सी, ठीक है, ओ डैश सी तथा आई डैश सी समरूप हैं। किस त्रिभुज हैं, समरूप हैं। तो समरूप त्रिभुज की एक बात होती है कि उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा नियत रहता है। यानी हम कह सकते हैं संगत भुजाएं क्या हो गई, ये ओ डैश और आई डैश, इसका अनुपात हो जाएगा ओ सी और आई सी के अनुपात के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ओ डैश बटे आई डैश इक्वल टू द, ये हो जाएगा आपका ओ सी बाई आई सी के इक्वल टू द हो जाएगा, आई सी के बराबर हो जाएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो है, आप जानते ही हो कि ऑब्जेक्ट की लेंथ ये इसकी हम लोग मान लेते हैं कि ये y1 है, ये आपकी y2 है। अगर हम लोग हाइट मान लेते हैं कि इमेज ये y2 आ गई, अब ये y1 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी u है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस आपकी u हो गई, माइनस u होगी इधर, ये आपकी v हो जाएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये तो आप जानते ही हो। तो आगे की ओर हम लोग, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन b होती है और ऑब्जेक्ट तक की u होती है, तो हम लोग यहाँ पर अगर हम वैल्यू रख दें तो हमारी इक्वेशन इस तरीके से आएगी, देख लेते हैं। तो माइनस उल्टी इमेज बन रही है y2 बाई y1 इक्वल टू द, ये आपका आ जाएगा बी वाई माइनस यू। अब चूंकि माइनस माइनस आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो जो रेखीय आवर्धन आपका आ गया
चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं रेखीय आवर्धन हमारे पास कितना होगा। तो जो रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन तो ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m इक्वल टू द y2 बाई y1 आ जाएगा। तो y2 बाई y1 इक्वल टू द b बाई u के टर्म में भी आपका आ जाएगा। ये तो आपका कॉन्वेक्स लेंस के लिए हो गया, ठीक है। कनकेव लेंस के लिए सेम यही पोजीशन है। कनकेव लेंस के लिए भी अगर हम बात करते हैं कनकेव लेंस, तो उसके लिए भी सेम हमारे पास यही रहता है, फार्मूला यही आएगा। m इक्वल टू द y2 बाई y1 इक्वल टू द b बाई u ही रहेगा। यही फार्मूला उसके लिए भी आता है। किसी एक लेंस के लिए हम लोग निकालें, दूसरे लेंस के लिए सेम प्रॉपर्टीज आती हैं। अब हम लोग थोड़ा इसमें एक चीज़ और इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो हम लोग इसमें रेखीय आवर्धन के लिए के केस में हम एक बात करना चाहते हैं, एक रिलेशन देना चाहते हैं एफ यू और बी में संबंध। यहाँ पर में संबंध की बात करते हैं, ये संबंध। तो अब हम जानते हैं कि लेंस के फार्मूले का सूत्र, तो लेंस फोकस दूरी का सूत्र क्या होगा, फोकस दूरी का सूत्र। तो लेंस की फोकस दूरी का सूत्र आप लोगों को पता है, 1/f इक्वल टू द ये हो जाता है आपका 1/b माइनस 1/u हो जाता है। अब चूंकि हमें यहाँ पर इस तरीके से निकाल लेना है कि 1/b इक्वल टू द हमें डिफिनीसन से ज्ञात है कि m मैग्नीफिकेशन m इक्वल टू द होता है, वह b/u आता है। तो b/u हमें ज्ञात कर लेना है कि हमें किस तरीके से इसको b/u बनाना है। चलिए हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा अगला पेज। तो अगले पेज पे हम जब पहुँचे तो हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं कि यानी b से गुणा करने पर, अगर हम पूरी समीकरण को b से गुणा कर दें तो b/f इधर आ जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, अगर गुणा 1/b था तो 1/b के इक्वल टू द b/b आ जाएगा माइनस b/u आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से b कटा दोनों, तो b/ आपका f इक्वल टू द ये आपका आ जाएगा 1 माइनस b/u के आ जाएगा, ठीक है। क्लियर यहाँ तक हो गया। तो अब हम थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर करने की कोशिश करो कि b/u अगर इसके बराबर हम लोग निकाल लें, 1 को उधर ले जाएं तो हमारा 1 उधर b/u को इधर ले जाएं, इसको इधर ले आते हैं तो हमारा ये इधर आ जाएगा। तो हम देख लेते हैं, तो ये b/u इक्वल टू द आपका आ जाएगा 1 माइनस b/f। अगर हम लोग f कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर तो b/u इक्वल टू द ये m के बराबर है, तो m इक्वल टू द आपका हो जाएगा 1 माइनस b/f। और सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास ये इक्वेशन, इसके बीच में रिलेशन आ गया कि हम आवर्धन क्षमता b/f के अगर फोकस दूरी दी गई है तो इस फार्मूले से हम उपयोग करके इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि थोड़ा और इसमें चेंजेस करते हैं कि अगर हम लोग u से गुणा कर दें इन टर्म ऑफ, ये तो b के टर्म में आ गई, तो अब हम u के टर्म में अगर हम निकालने की कोशिश करें तो u के टर्म में भी हम निकाल सकते हैं। चलिए u के टर्म में हम देखते हैं किस तरीके से निकालते हैं। तो 1/f इक्वल टू द 1/b माइनस 1/u, ये हमारे लेंस का सूत्र है, को u से गुणा करने पर, ठीक है, u से गुणा करने पर। अब जब हम u से गुणा करेंगे तो पहला हमारा v के टर्म में निकला, अब हमारा u से अगर गुणा करेंगे तो u के टर्म में निकलेगा। तो ये हमारा वो u/ यहाँ पर
यू बाई एफ गुणा करने पर इक्वल टू द यू बाई बी और माइनस यू बाई यू था। ठीक है, यहाँ पर u बाई यू कट जाएगा तो u बाई बी आप उधर ले जाते हैं हम लोग पक्षांतर करके। अगर हम लोग इसको पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, ये 1 बचेगा यहाँ पर, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो u बाई एफ इक्वल टू द u बाई बी माइनस 1 आ गया। 1 को इधर ले जाते हैं तो क्या होगा, तो और ये इधर है तो u बाई बी इक्वल टू द हमारे पास आ जाती है वो नई डेफिनेशन इस तरीके से आ जाती है। नई इक्वेशन इधर ले जाएंगे पॉजिटिव हो जाएगा, u बाई एफ प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 मिनट देख लेते हैं, सही से u नहीं लिखा था, u बाई एफ प्लस 1 ये आ जाएगा। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमारे पास जो इक्वेशन आ गई वह आ गई u बाई बी इक्वल टू द u बाई एफ प्लस 1। ठीक है, कोई यहाँ तक दिक्कत नहीं हुई। तो हमें b बाई यू इक्वल टू द जो m होता है वह क्या होता है, b बाई यू है, और हमारे पास यहाँ पर u बाई v है, तो इसका मतलब 1 बाई m हो जाएगा इक्वल टू द ये क्या हो जाएगा u बाई एफ प्लस 1 आ गया। तो ये प्लस 1 आ गया आपके पास। तो अब हम सिंप्लीफाई और कर लो, तो f इक्वल टू द अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो f हमारा पर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, u प्लस एफ हो जाएगा। चलिए प्लस चिन्ह, तो ये 1 बाई m आ गया। तो हम नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं m इक्वल टू द कितना आएगा। तो हमारा जो m आ जाएगा नीचे से ऊपर चला गया, तो m इक्वल टू द f बाई एफ प्लस u आ जाएगा। यही हमारी फाइनल इक्वेशन आ गई, जो किस टर्म में, मैग्नीफिकेशन और u के टर्म में। पिछली जो इक्वेशन थी, दूसरी इक्वेशन थी m इक्वल टू द, वो हमारी कौन सी इक्वेशन थी, किस टर्म में, b के टर्म में, वो हमारी आ जाती है f माइनस बी बाई एफ के टर्म में आती है। दोनों इक्वेशन आप इम्पॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिए। आगे की ओर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट डेफिनेशन क्या है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन की ओर जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो देखते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास क्या है। ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहती है, कई दफ़ा आता है। लेंस की पावर्स ज्ञात करने के लिए हमारे पास बहुत सारे फार्मूले आते हैं, और एक नंबर में 100% मान के चलिए कि इस एग्ज़ाम से लगा के किसी भी एग्ज़ाम में इस पर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं? लेंस की क्षमता लेंस के फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है, यानी लेंस की क्षमता जो होती है वो फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, सिद्ध करते हैं तो P से प्रदर्शित हो गई। तो P इक्वल टू द आपका हो जाता है वह 1/f आ जाता है। ठीक है, और हमेशा इसका जो मात्रक होगा वह डायोप्टर होता है। इसका मात्रक क्या हो जाता है, या तो कह सकते हो मीटर इनवर्स कह सकते हैं, या आप डायोप्टर कह सकते हो। डायोप्टर ही इसका मेन मात्रक होता है। ठीक है, ये इसका आपका मात्रक हो जाता है। और ज़्यादा कुछ हमें लेंस की क्षमता के बारे में नहीं पढ़ना है, क्योंकि लेंस की क्षमता हमेशा सवाल हल करते समय हमें जो है ये याद रखना चाहिए कि सेंटीमीटर में, अगर मीटर में दिया गया है तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम किसी भी प्रश्न का उत्तर निकाल सकते हैं। इसके बाद में आ जाता है न्यूटन्स फार्मूले और डबल लेंस का फार्मूला। इसको हम कल के वीडियो में बता देंगे। आज फ़िलहाल यहीं तक आप लोग रखिए, याद रखिए, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होती है।